नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा अ, निदर्शन, जिसे हम सैम्पलिंग कहते हैं या न्याय दर्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये विभिन्न बिंदु हैं, कुछ इनके पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि उसका न्याय दर्शन का अर्थ क्या होता है, न्याय दर्शन की परिभाषा क्या होती है, न्याय दर्शन के आधार क्या होते हैं, एक अच्छे न्याय दर्शन की विशेषता और न्याय दर्शन के सिद्धांत अथवा सोपान क्या क्या है। तो जैसे मैंने बताया, इसे अंग्रेजी में हम सैम्पलिंग नाम से जानने जाते हैं, जिसका प्रयोग हर प्रकार की जब शोध प्रक्रिया होती है तो सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। एक न्याय दर्शन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं। शोध कार्य में इसमें दो प्रकार के प्रमुख जो रहते पद्धति उसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि संगणना पद्धति और निदर्शन पद्धति। तो संगणना पद्धति हमारा उद्देश्य इसमें यह होता है कि विषय की समस्त इकाइयों का अध्ययन इसमें किया जाता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष भी निकाला जाता है। और फिर न्याय दर्शन पद्धति के अंतर्गत सभी इकाइयों का अध्ययन ना करके समग्र में से कुछ ऐसी इकाइयों को चुना जाता है जो समस्त इकाइयों का अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करती है। इससे शोधकर्ता अपना ध्यान समग्र में व्यर्थ न गंवाकर कुछ पर ही केंद्रित करता है, जिससे अध्ययन विषय का हम गहन अध्ययन, समय और धन की बचत होती है। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि इसका अर्थ क्या होता है। फिर न्याय दर्शन की परिभाषा जो कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार से दी है, जिस पर मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। परिभाषा मैं आपको बताने वाली हूँ कि विभिन्न विद्वानों ने किस अनुसार से उसे परिभाषित किया है कि समग्र में से कुछ इकाइयों का अध्ययन करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में चयन कर लेना न्याय दर्शन कहलाता है। तो न्याय दर्शन प्रतिचयन या प्रतिदर्श या निदर्शन आदि शब्द इसके समानार्थी शब्द हैं। इसके लिए अंग्रेजी में सैम्पलिंग शब्द का प्रयोग किया। दैनिक जीवन में इस पद्धति का बहुत प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप सामान्य रूप से अगर देख लें तो यह हमारे अनाज के बोरे के नमूने लेकर या अनाज की जांच करना या भोजन बनाते समय दाल या चावल के नमूने को लेकर उन्हें उसके पकाने जाने की, या जैसे कि हम ब्लड सैंपल ही लेते हैं तो ब्लड की बूंदों से शरीर के सारे रक्त के रूपों में जानकारी प्राप्त करना, ये सारी इत्यादि जो हमारे सामान्य जीवन की रोज की जो घटना है उस पर हम इसका प्रयोग आज हम करते हैं। तो पीवी यंग का कहना है कि एक सांख्यिकी प्रतिदर्श संपूर्ण समुदाय अथवा योग का ही एक अधिक छोटा आकार का चित्र है। और फिर ये बोलते हैं कि जो छोटा आकार है उसी का वो चित्र रूप है करके। फिर गुड्डे तथा हर्ट्स के अनुसार वो बोलते हैं कि प्रतिदर्श जैसा कि एक नाम से स्पष्ट है कि एक विस्तृत समूह का छोटा प्रतिनिधि है। फिर कर्लिंगर के अनुसार वो क्या बताते हैं कि किसी जनसंख्या या समिष्टि से उसके प्रतिनिधि स्वरूप का अंश चुरा लेने को हम प्रतिचयन कहते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने अपने अनुसार से परिभाषित किया है कि न्यायदर्श किसी विशाल समूह, समग्र या योग का एक अंश है जो कि समग्र का प्रतिनिधि है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अंश की यह वही विशेषता है जो कि संपूर्ण समूह या समग्रता को यहाँ पर निर्धारित करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है फिर हम कि न्यायदर्श के आधार क्या क्या है। तो इसका पहला पॉइंट जैसे कि आता है कि समग्र की एक रूपता होना है। समग्र की एक रूपता, ये क्या होता है इसमें मैं बताना चाहूँगी कि एक रूपता क्या होता है। वहाँ पर थोड़ा कट जा रहा है। तो पहला पॉइंट ये है कि समग्र की एक रूपता क्या है। यदि समग्र की विभिन्न इकाइयों को हम अधिक भिन्नताएं नहीं है तो जिन इकाइयों को हम चुना जाता है या उसे हम प्रतिनिधिपूर्ण होगी तो थोड़ी बहुत जो भिन्नता तो मिलेगी, परंतु साधारणतः यदि हम उसमें एक रूपता मिलेगी तो चयनित इकाइयों के आधार पर जो निकाला गया हमारा परिणाम होता है वो किस प्रकार से विश्वसनीय एवं लाभप्रद होगा। तो ये इसमें निकाला जाता है कि समग्र की एकता में। फिर सेकंड आता है हमारा कि प्रतिनिधित्वपूर्ण चयन, ये फर्स्ट है इसका आधार। सेकंड आता है हमारा प्रतिनिधित्व आधार। प्रतिनिधित्वपूर्ण आधार क्या क्या है, ये इसका सेकंड पॉइंट है, इसको हम आधार बनाकर चलते हैं। तो
जैसे कि मैंने बताया प्रतिनिधिपूर्ण आधार क्या होता है, तो इस पद्धति के अंतर्गत समग्र में से इकाइयों को इस प्रकार चुना जाता है कि वे संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं और इकाइयों का चयन करके समय बड़ी सावधानी से इसमें समय को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरत के इसको करनी चाहिए। तो ये चीज़ आ जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि अधिक परिशुद्धता की संभावना। थर्ड 3 आधार हमारे आते हैं इसमें। अधिक परिशुद्धता, जी परिशुद्धता क्या होता है, परिशुद्धता की संभावना क्यों होती है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि सैंपलिंग में 100% परिशुद्धता लाना मुश्किल है, फिर भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो सैंपलिंग के अधिक से अधिक जो प्रतिनिधिपूर्ण हो, वो प्रतिनिधिपूर्ण हमारे सैंपलिंग वास्तविक स्थिति का वह प्रतिबिंब होता है और उसके निष्कर्ष पर ही हम लगभग उसे ठीक लाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक घटनाओं की विविधताओं के कारण ही हम निर्देशन का चुनाव या बोल सकते हैं अधिक ठीक कर लिया जाता है, तो उसमें शुद्धता की संभावना काफ़ी अधिक और रहती है। तो यही था कि अधिक परिशुद्धता को हमें ध्यान में रखते हुए हमें आधार बना के करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक अच्छे न्यायाधीश की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। तो अनुसंधान की सफलता एक अच्छे मतलब न्यायाधीश पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः एक श्रेष्ठ न्यायाधीश में निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, या मैं आपको लाइन से बताती हूँ अभी कि किन किन चीज़ों की अनुसंधान की सफलता हम देखते हैं कि किन किन आधारों पर और किन किन विशेषताओं के आधार पर। यहाँ पर मैं जो अन्य विशेषताएं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि क्या क्या विशेषताएं हैं जिनको हम ध्यान में रख के सैंपलिंग का कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि जनसंख्या का प्रतिनिधि करना। जनसंख्या को देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर प्रतिदर्श का उचित आकार नापने के लिए भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इकाइयों को चुने जाने की समान संभावना। फिर नेक्स्ट है प्रतिचयन या पक्षपात रहित होना चाहिए। या फिर आता है अध्ययन इकाइयों का अनुपात। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पर अनुसंधान उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। चाहे देखो श्रम हो या धन की बचत करानी है तो भी हम सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। अशुद्धियों से मुक्ति पाने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तर्क पर आधारित भी होती है और उच्च विश्वसनीयता स्तर को भी बढ़ाने के लिए हम सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये सैंपलिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारे अनुसंधान के लिए कि जो हमारे आसपास जो घट रहा है, हमारा टाइम हो गया, हमारा समय बचत सभी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी चीज़ों को नियंत्रित करने का काम हम ये सैंपलिंग के आधार पर हम कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। फिर नेक्स्ट है इसमें हम देखते हैं विशेषता मैंने आपको बताया। अभी हम देखते हैं कि न्यायाधीश के सिद्धांत अथवा सोपान क्या क्या है। कि न्यायाधीश का चयन करने के लिए किसी न किसी प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिचयन सफलतापूर्वक तभी किया जा सकता है जब शोधकर्ता को प्रतिचयन पद्धति की आवश्यक ज्ञान हो या उसके उस क्षेत्र पर कोई प्रशिक्षण लिया हो। तो प्रतिदर्श का चुनाव करने के लिए निम्नलिखित पदों या सिद्धांतों का हम अनुसरण करते हैं। जैसे किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम अपने सिद्धांतों को लेकर हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट आता है अध्ययन उद्देश्यों की परिभाषीकरण करना। फिर समष्टि को स्पष्ट करना या स्रोत सूची। जैसे मैंने बताया था कि स्रोत सूची क्या है, तो हमें बहुत सारे जो सिद्धांत हैं या सोपान हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम या निदर्शन के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जब तक हमारे पास कोई सिद्धांत या कोई स्रोत नहीं रहेगा तब तक हम अपना कार्य कैसे करेंगे। इसलिए हमें बहुत सारी बातें या उनको ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। हमको किसी चीज़ को हम निष्कर्ष लाना चाह रहे हैं या किसी चीज़ को हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रतिदर्श के आकार का निर्धारण करना। प्रतिदर्श के आधार पर का आकार का निर्धारण करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें फिर अर्थपूर्ण एवं आवश्यक आंकड़ों का चयन करना। या फिर नेक्स्ट आ सकता है कि आवश्यक शुद्धता की मात्रता को पूर्ण निर्धारण करना। मापन विधि का परिभाषीकरण करना। निर्देश सूची को बनाना। प्रतिचयन विधि का चयन करना। फिर आता है पूर्व परीक्षण करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे आपको पुनः फिर से परीक्षण करके आपको रिजल्ट लाना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इक्वल रिजल्ट नहीं आती उसकी शुद्धता को मापने के लिए, किसी
क्षेत्र को या किसी को, तो आपको हो सकता है कि इसमें पुनः निरीक्षण भी अवश्य करना पड़े एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट लाने के लिए आपको। तो इसमें अध्ययन क्षेत्र का सफल गठन करना या आंकड़ों का विश्लेषण तथा सारांश करना। तो बहुत सारी जो मैं आपको बताई अभी बातें कि किन-किन सिद्धांतों या सवालों को ध्यान में रखते हुए हम नए दर्शकों आज हम उसकी प्रक्रिया को हम काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। तो फिर आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त तो होता है। कल फिर मैं इसी के आगे आपको इसकी कुछ पद्धतियों के बारे में बताऊँगी। नमस्कार।